कि बीमार था इसलिए किए, अब हमें करना है कृषि। तो कृषि को विज्ञान के अनुसार से करने की जो परंपरा हमने शुरू किया था, तो अब सबका योग करते, योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम, कौशल पूर्वक कर्म करने से ही योग बनता है। इसका हमने सेकंड पार्ट शुरू कर रहे हैं, दूसरा भाग। पहले भाग में भूमि उपचार किए, दूसरे भाग में कृषि शुरू करेंगे। तो सबसे पहले लिखना है तैयारी, ठीक है। काय की तैयारी? खेती की तैयारी। जैसे शादी की तैयारी होती है तो कितने महीने पहले से होती है? बहुत साल पहले से होती है कई बार तो, पर 3 महीने पहले से तो शुरू होती है, घर में शादी हो तो। वैसे खेती में काम करना हो, जो भी खेती करनी, उसकी तैयारी कम से कम 3 महीने पहले से होनी चाहिए। तो 3 महीने पहले यानी क्या क्या तैयारी करनी है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तैयारी में क्या क्या करना है? पहले तो सोल, SOUL, सोल से आप क्या बुलवा लो? पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, ठीक है, सफेद मिट्टी यानी जिप्सम और रॉक फॉस्फेट, इतनी चीज आपको बुलवाना है, ठीक। एक ये मिट्टी रहेगी, इसका उपयोग तो खैर तुरंत होगा। दूसरा काम क्या करना है आपको? दूसरा काम है फफूंद भक्षक। फफूंद भक्षक पाउडर भी बुलाना है और तरल भी बुलाना है। फफूंद भक्षक तरल, फफूंद भक्षक पाउडर। तीसरा आपको क्या करना है? कीट भक्षक, भक्षक जो है तरल बुलाना है, V+ और M+। चौथा काम क्या करना है? जीवाणु कैप्सूल कल्चर बुलवाना है। कैप्सूल कल्चर 7 जो है आएंगे कैप्सूल, और एक आधा लीटर का जावन आएगा, जामन, ठीक। ये तो आपसे सोल से बुलवाना है। और क्या बुलवा सकते हैं? हरी खाद के लिए तिल तो आपके पास होना चाहिए। सन का बीज भी आप सोल से बुलवा सकते हैं। सन का बीज और देसी बीज, जो भी आपको देसी वैरायटी चाहिए, ये भी आप सोल से बुलवा सकते हैं, ठीक। दूसरी तैयारी आपको क्या करनी है? अपने घर में बनाने की, ठीक है। खट्टा, मीठा और कड़वा। मीठा ज्यादा बनाना। अगर 1 एकड़ है, चूंकि मैं 100 लीटर रिकमेंड करता हूँ, एक बार में तो नहीं डालेंगे, पर 3-4 बार डालेंगे, तो 40 लीटर प्रति एकड़। 5 लीटर है तो कितना बनाओगे? 200 लीटर बनाओगे। तो 2-3 ड्रम जैव रसायन बना लेना चाहिए, ठीक है। और एक दूसरा है सडरस के लिए कहां से? सडरस के लिए छाछ प्राप्त करने का पता। ये पता या उनसे एग्रीमेंट, जो भी गौशाला है, क्योंकि ये चाहिए। चौथा काम क्या, जो स्थानीय स्तर पर और क्या काम करोगे आप, ठीक है। सोल से एक और चीज खरीदोगे, ये छठा यहां लिख देता हूं मैं, खनिज कंपोस्ट, खनिज खाद, गोवर्धन खनिज खाद जो मैंने बताया था। ये खनिज खाद आपको कितना करना है? कम से कम 2 क्विंटल प्रति एकड़, मिनिमम 2 क्विंटल से लेकर के और
6 क्विंटल प्रति एकड़ तक का ले सकते हैं। जैसे गन्ना जैसी फसल है तो 5 से 6 क्विंटल, ठीक है। ये तो डीएपी का विकल्प हो सकता है। हाँ, डीएपी का, पोटास का, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, बोरान सल्फेट, इनका कंप्लीट मिक्स है। बाजार से कोई केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लेना, सबका यानी मुख्य सूक्ष्म नत्रजन छोड़ के बाकी सबका। एक है 7वां नैनो नत्रजन भी बुलाना सोल से, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन नहीं है, ठीक है। हाँ, फिर स्थानीय स्तर पर आपको गोवर्धन सजीव खाद, ये सजीव खाद है, ध्यान रखना, ये आप स्थानीय स्तर पर बना के आपको रखना चाहिए। और क्या तैयारी है खेती की? सजीव जल, अब वो तो आपको बनाना है, तुरंत में बनाना है, तैयारी करने की जरूरत नहीं। तैयारी तो अभी पहले, बिफोर 3 महीने और क्या करना है। सोल से एक चीज और बुलवा सकते हैं, रामबाण, बजरंग बाण, और क्योंकि इल्ली आना है तो बजरंग बाण, और रस चूसा कीट आना है तो रामबाण और त्रिशूल। अगर आपको लगता है फंगस वगैरह आने वाला है तो पहले से बुला के रख लो। कितने ml के हैं ये? 250 ml के। इतनी चीज आपको बना के रखना है, बुलवा के रखना है। अब खेती करने की हमको तैयारी करनी है, ठीक। तो अब क्या है, अब इसके बाद करना है भूमि की तैयारी। इतना क्या हुआ, खेती की तैयारी, ये शुरुआती पार्ट है खेती की तैयारी की। अब करना है भूमि की तैयारी, इसलिए पूर्व तैयारी। अब है भूमि की तैयारी। अच्छा, सोल से एक और चीज बुलवाना, अग्निहोत्र का किट बुलवाना है, वो तो पहले लिखना चाहिए। अग्निहोत्र किट, और किट नहीं बुलवा सकते तो यहाँ पर क्या बुलवा लेना है, भस्म बुलवाना है। अब भूमि की तैयारी क्या है, मिट्टी में बार बार जुताई हो गई तो कॉम्पैक्टनेस हो गई है, तो 1 साल आपको जुताई करनी है, क्योंकि नहीं करोगे तो खरपतवार बहुत हो जाएंगे और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो कॉम्पैक्टनेस खत्म करना है तो क्या करना है कि अभी 2 बार जमीन की जुताई कर लेना, और 2 बार सामान्य जुताई, और उसके बाद ये पीली मिट्टी, लाल मिट्टी, सफेद मिट्टी, रॉक फास्फेट डाल के क्या चलाना, रोटावेटर चलाना। बस इतना करना है। अगर बड़े बड़े ढेला हो तो तीसरी बार जुताई कर लेना। क्या कर लेना, बड़े ढेले हो तो कितने, तीसरी बार कर लेना जुताई। क्लियर कंसेप्ट, ठीक। अब क्या हो गया, भूमि की तैयारी हो गई। अभी दूसरा भूमि की तैयारी का एक भाग तो हो गया आपका आधार खाद। ये आधार खाद इसको बोलते हैं अपन, जमीन में 1 बार डालना है। आधार के साथ कार्ड अपने आप लिखा जाता है, बताओ इतना माइंड में आधार कार्ड घुस गया है। आधार खाद, इतना सेटअप हो गया। हाँ, अभी जैसे लोग जो है, अभी पुनीत लिखा है तो लोग पुतिन ही पढ़ते हैं उसको दिमाग में बैठ गया, टीवी वालों ने बोल बोल के बैठा दिया
ऐसा ही हो रहा है। तो आधार खाद क्या है, ये है, ठीक है, एक बार ही डालना है जीवन भर में। और दूसरा है हरी खाद। हरी खाद कैसे कर रहे हैं, किससे करेंगे, तिल से। तो ये दो काम करना है। मान लो किसी के पास मक्का रहा तो मक्का तोड़ के तिल बोने की जरूरत नहीं, हरा और जो मक्के की डंठल जमीन में गड़ा दो और पर्याप्त डिकम्पोज अपना जीवाणु घोल डाल दो। तो उससे क्या होगा कि जो मक्के की डंठल है वो भी डिकम्पोज हो जाएगी, तो कार्बन का काम करेगी। मक्का में हाइब्रिड मक्का का पौधा तो भी चलेगा? हाँ, तो भी चलेगा। चलेगा। हाँ, बस अग्निहोत्र भस्म डालना है, अगर आपको कुछ भी निगेटिव समझ में आया तो, ठीक है, पॉजिटिव कर देगा सब। मतलब कार्बन बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। हाँ, तो जो है भूमि की तैयारी में आधार खाद, हरी खाद और 2 बार जुताई लिख लो आप। एक चैप्टर रह गया बीज का, बीज की तैयारी, तो लिखो बीज की तैयारी। तो बीज जो है वो पूर्ण होना चाहिए। बीज 2 तरह का है, पंगु और पूर्ण। पंगु यानी जिसमें फास्फोरस ज्यादा है, ठोस बहुत दिखता है पर वजन कम है। जिस बीज में वजन कम रहता है वो बीज अपने काम का नहीं, उसमें बीमारी ज्यादा आती है क्योंकि फास्फोरस की मात्रा ज्यादा, मैंने पहले बताया था, लचीले, चमकीले और आलसी होते हैं। ठीक, एक और स्थानीय तैयारी में एक चीज रह गया, आपने प्रश्न किया था अगर भूरे का गोबर रहा तो क्या करेंगे। तो उस गोबर को निकाल के जमीन में फैला के और पानी डाल के ठंडा कर लो, फिर जो है जीवाणु घोल डाल के डिकम्पोज करो, फिर फफूंद भक्षक, कीट भक्षक डाल के उसको पूरा डिकम्पोज कर लो अच्छे से। फिर वो भी 3-4 महीने पहले तैयारी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, तो वो भी लिख लेना स्थानीय में। अब आते बीज की तैयारी। बीज को क्या करना है कि बीज को सबसे पहले सूर्य प्रकाश दिखाना है। क्या दिखाना है, सूर्य प्रकाश। और सूर्य प्रकाश से पहले भी एक और प्रक्रिया होती है जो साल में एक बार होती है, वो होता है शरद पूर्णिमा की रात्रि में, ठीक है, आपको बीजों को चांद की रोशनी में रखना है, सभी बीजों। हाँ, और अगर पूरे बीज को नहीं रख सकते 150 कुंटल, तो बीज में कुछ बीज निकाल के रख लो। पहले तौल लेना बीजों को, क्या करना, 100-100 ग्राम बीज को तौल के रखना। दूसरे दिन सबको जो है सूर्य का प्रकाश हल्का दिखा के उनको फिर से तौलना। जिस बीज का वजन ज़्यादा निकलता है उसी बीज का उस साल प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा, ऐसा नक्षत्र विज्ञान कहता है। क्योंकि जिस नक्षत्र की अधिष्ठाता होता है, जिस हर वर्ष जो है अलग अलग नक्षत्र अधिष्ठाता होते हैं, तो जिस वर्ष जो नक्षत्र राजा होता है उस नक्षत्र से जुड़े हुए बीजों का प्रोडक्शन उस साल ज़्यादा होता है। ये वृक्षायुर्वेद विज्ञान है, ठीक है। तो हमको क्या है, बीजों को चांद की रोशनी में शरद पूर्णिमा में दिखाना चाहिए। फिर वो जब दिखाए नहीं दिखाए वो अलग बात है, पर बोने के पहले सबको सूर्य प्रकाश में दिखाना है 2 घंटे का, सुबह या शाम का, ठीक है। यदि दोपहर का नहीं, इसलिए बीजों को बहुत ज़्यादा धूप दिखा देंगे तो उससे उनके जर्मिनेशन में प्रभाव पड़ता है, इसलिए। और कोल्ड स्टोरेज से निकले हुए बीजों को तो जरूर दिखाना, चाहे आलू हो चाहे कुछ भी हो, सीधे मत बोना, समझ में आएगा, ठीक। तो जो भी कोल्ड स्टोरेज में उनको दिखाना ही है धूप, तो पहले धूप दिखाना, फिर उसके बाद सबको जो है अंदर रखना। जिस कमरे में रखना वहां धुआं करना, 2-3 समय धुआं करना। किसका करना, गाय का गोबर का कंडा इस तरह रखना, जलाना, 4 बूंद घी डालना। भू स्वाहा अग्नि इदम नमम, भुव स्वाहा वायवे इदम नमम, स्व स्वाहा सूर्या इदम नमम, भूर भुव स्व स्वाहा प्रजापति इदम नमम। ऐसा 4 बार जो है मंत्र बोलते हुए घी डालना। अफ्रीका में आपको ज़रूरत नहीं है, उधर इतना मंत्र याद कराओगे तो लोग खेती नहीं करेंगे, तो केवल 4 बूंद घी डाल देना। तो घी डालते ही उसमें क्या है, एथिलीन प्रोपिलीन गैस निकलेगा और ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फार्मेलिन गैस निकलेगा तो फंगस वायरस मरेगा, कमरे का भी, बीज का भी। फिर उसमें जो है चूंकि वो पूरा जल चुका रहेगा, लाल अलाव रहेगा, बहुत ज़्यादा लाल मत रखना नहीं तो जल जाएगा औषधि। तो उसमें क्या है, हींग,
हल्दी, गुग्गल, ठीक, नीम का खली, करंज का खली, इसका मिश्रण बना लेना। हींग, हल्दी, गुग्गल, जैसे नीम की खली इतना लेना 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम करंज की खली ले लेना, 10 ग्राम हींग ले लो, 20 ग्राम हल्दी ले लो, ठीक है, गुग्गल ले लो 10 ग्राम, सबको अच्छे से मिक्स कर देना। सरसों का बीज उसमें डाल देना, क्योंकि सरसों के बीज में बहुत सल्फर होता है। तो ये सब डाल के एक मिश्रण बना लेना, और इस मिश्रण को क्या करना, हवन कर देना, बस धुआं करना, और हवन करके और दरवाजा बंद करके बाहर निकल जाना। इसको भी एक प्रोडक्ट बना के अपन दे देते हैं। हाँ। क्योंकि क्या सबके पास सब कुछ नहीं मिल पाता, ये सब तो लाना ठीक है, तो अभी तो ये करो, सोल क्या क्या करेगा, अभी जो जरूरत है वो तो कर लो। हाँ, जरूरत जो बहुत ज्यादा जरूरत है, इतना तो किसान कर ले। 9 लिस्ट ऐसे ही मैंने बनवा दिया है, फिर कहेंगे भैया कि सारा सोल ही करने लग जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, तो कुछ किसान को भी करने दिया जाए, ठीक है। तो ये सब हवन करके और दरवाजा बंद करके बाहर आ जाना। सुबह भी ऐसे करो, शाम को भी ऐसे करो, 2 समय तो करना ही, बीज बोने के पहले, ठीक है। इसको बोलते हैं गंध चिकित्सा। बीज की बोरी खुले रखना कम से कम, उसका सील तोड़ के, ऐसा कि वो ठीक है, क्योंकि ये तो गंध है, अंदर तक चला ही जाएगा। तो हमने धूप दिखाया, धुआं दिखाया, ठीक है। तो भी बीज को क्या है, ऐसा ऊपर रख देना और नीचे हवन कर लेना, तो ऊपर लग ही जाएगा, ठीक है। आलू तो ऐसा पड़ा है, उसको कहाँ रखोगे, खुले में रखो, उसके पास जाके कर लो, या आलू के बीच में एक ऐसा पटिया रखो, हवन करके चले आओ, बंद कर दो, आलू जहाँ रखा है वो कमरा बंद कर दो। खुला है तो 3-4 बार कर लो। कंसेप्ट समझे, बहुत जबरदस्त इसके रिजल्ट है, नैनो टेक्नोलॉजी। जैसे मैंने बताया, औषधि खाओगे आयुर्वेद का तो 7 दिन में ठीक होगे, और गंध लोगे तो 7 घंटे में ठीक हो जाओगे। 7 घंटा, 2 दिन तो ज्यादा होता है, ठीक। तो धुआं। तीसरा काम है छटाई का, पर छटाई का काम मेरे ख्याल से पहले कर लो, सबसे पहले। छटाई कैसे, सुपर से छटाई, फिर वो स्पाइरल आता है, उसमें डाल दो तो सब छोटे बीज अलग, कंकड़ पत्थर अलग ऐसे हो जाते हैं, या कहीं ले जाके ग्रेडिंग करवा लो, ग्रेडिंग मशीन में। तो छटाई करो, फिर धूप दिखाओ, फिर धुआं करो, फिर उसके बाद अब आता है बीज शोधन। कुछ बीजों को बीज शोधक रस में डुबाना चाहिए, तो लिखो बीज शोधक रस बनाना कहीं और। क्या करना है, मैं 10 लीटर पानी का रेशियो बता रहा हूँ। 10 लीटर पानी में 20 ml गौमूत्र, ज़्यादा मत डालना कि फ्री में आता है ज़्यादा डाल दो। एक किसान ने पूरे ही गौमूत्र में ही कर दिया, पानी आधा भी नहीं लिया, तो जर्मिनेशन डिफेक्ट होता है। हमें केवल बीजों को थोड़ा सा रसायन देना, 20 ml भी बहुत ज़्यादा होता है, तो 20 ml गौमूत्र 10 लीटर में, ठीक। हाँ 20 ml दूध, कच्चा दूध, नहीं तो पका भी दूध चलेगा, भैंस का भी दूध चलेगा इसमें, ठीक है। फिर 10 ml छाछ, है ना। फिर 100 ग्राम कंडे का पानी। क्या लिखोगे, फटाफट लिखो, क्योंकि विषय आज समाप्त कर रहे हैं ना आज। 100 ग्राम कंडे का पानी। कंडे का पानी अलग से तैयार करना, हाँ, किसी अलग से 1 आध लीटर पानी में कंडा डाल देना। 100 ग्राम कंडे के टुकड़े 1-2 दिन रखना, फिर वो काला पड़ जाएगा, उस पानी को डालना। इसमें बहुत 10 लीटर पानी में 20 ml गौमूत्र, 20 ml दूध, 10 ml छाछ। हाँ 100 ml कंडे का पानी, या आधा लीटर लिख लो कंडे का पानी, अलग से तैयार कर लेना हो। कंडे के पानी में सिर्फ कंडा डुबा के बस रखना है, और कुछ नहीं डालना, और कुछ नहीं रखना, कंडे का घोल, ठीक है। देखो, माचिस की तीली के बराबर के नोक, या सोचो मूंग के दाने के बराबर फिटकरी। किसके दाने के बराबर, मूंग के दाने के बराबर फिटकरी, और चने के दाने के बराबर चूना, खाने का चूना, भुजा हुआ चूना।
इतनी चीजें डाल के ये तैयार होगा। क्या नाम है इसका? बीज शोधक। इसमें बीजों को डुबाओगे ना तो ताकतवर बन के निकलेंगे। कुछ बीज छोड़ के बाकी सबको डुबाना। कौन कौन से बीज हैं? जैसे मिर्च है, टमाटर है, भट्टे के बीज हैं, इनको पोटली बनाना। ऐसे ही डाल दोगे तो कहीं भी घुस जाएंगे। थोड़ा पोटली बनाना, एक ठो छोटा सूती कपड़े का, डुबा देना। कितना घंटा? 8 से 10 घंटा। ठीक है। प्याज के बीज को डुबाना 48 घंटा, 72 घंटा भी डुबा सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम लेता है। ठीक है। टमाटर, लौकी, टमाटर और जो है भटा टमाटर में 7-8 घंटे। लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला, इन बीजों को 10 से 12 घंटा। जो भी लौकी, गिलकी, ककड़ी, करेला, हाँ कद्दू वर्गीय, प्याज को कितना बताया? 72 घंटे, 48 से 72 घंटे। 72 घंटे में पूरा अंकुरण निकल आता है। आप बोलो ना, लोगों के 10 दिन पड़ा रहता है मिट्टी में, उगता ही नहीं। करेला और ये कितने घंटे के? कद्दू वर्गीय 12 घंटे। ये 12 घंटे पूज जाएंगे। ये अंकुरण फूल जाते हैं। ये जल्दी तो ये क्या है, जो उसके पानी में रस है ना, उसको खा के ये पुष्ट हो जाएंगे। हाँ। धनिया वगैरह? हाँ, धनिया को भी कर सकते हैं इसको 48 घंटे। अब धान का जैसे सीजन आ रहा है, धान को करना है 12 घंटे, 12 से 18 पानी से घंटे। निकाल के 24 घंटे रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। 18 घंटे लिख लो धान को। फिर इसको अगर अपन प्लांट करेंगे तो वो तेजी से बढ़त होगी। हाँ, तेजी से बढ़त होगा और उसमें बीमारी नहीं आएगी। पानी में अंकुरण आने के बाद डालने से ज्यादा बेहतर है। एक बार नहीं डुबा के डुबा के रखना है। जैसे धान में ज्यादा चाहिए तो मात्रा बढ़ा लेना। बीज एब्जॉर्ब करना चाहिए पानी। हाँ। सोख करेगा अंदर फूल के। इसमें जो फिटकर ये ना पानी की सतह को तोड़ देगा। तो नॉर्मल उसमें, जैसे अभी प्याज 72 घंटे नॉर्मल पानी का है, इस पानी में तो 36 घंटे में ही उसमें अंकुरण आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिटकर ही है, उसने पानी के सरफेस को तोड़ दिया और बीज के अंदर भेज देगा। पानी जितना सूक्ष्म होगा उतना बीज के अंदर चला जाएगा। हाँ। 10 लीटर पानी तो हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत है। बहुत हैवी होती और कुछ बीज ऐसे उनको डुबाना नहीं, जैसे चना है, मसूर है, मटर है, डुबाना ही नहीं। नहीं डुबाना, इन पे स्प्रे करना है इसका। चना मटर। जो दलहनी है उनको डुबाना नहीं है, स्प्रे करना है। अभी कुछ ऐसे महापुरुष हैं, इनको भी डुबा के लगाए और मेरे को बोले कि भाई अंकुरण ही नहीं हुआ। ये सब अनुभव से सीखने को मिले हैं। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ कि आपने बीजों में डुबाया तो बीज बढ़िया हो गए, अंगु बीज पूर्ण हो गए। अब लिखो बीज उपचार। बीज उपचार के लिए सोल से माइकोराइजा और वो बुला लेना, सूरपाल, वो भी नहीं लिख पाया मैं, ये भी लिख रहे हैं। सूरपाल और मही राजा, ये 250-250 ग्राम बुला लेना और इनको क्या करना, बीज में मिला लेना। किसमें मिलाना? बीज में मिला लेना। पेस्ट बना के। नहीं पेस्ट नहीं, सीधे वो तो भीगे हुए हैं, निकालोगे, भुरकोगे, हाथ से मिक्स कर लेना बस। अच्छा, वो भीगे हुए बीज हाँ जैसे। हाँ, बीज पहले उसको रस चूस के पुष्ट हो गए। और ये सूरपाल क्या है, उनका बना बुनाया भोजन है, और 4-6 दिन बाद मही राजा भोजन देना शुरू कर देगा। धान की नर्सरी में 11-12 दिन में इतनी हो जाती धान की नर्सरी, और बिना ये प्रक्रिया के धान लगाओ 30 दिन में इतनी होती है। तो 11 दिन और 30 दिन का डिफरेंस होता है। और जहाँ ये करोगे वहाँ धान में बहुत जबरदस्त सफेद सफेद व्हाइट रूट से दिखेंगे। किए हो ना? हाँ, तो दिखा होगा। ऐसे आता है तो। हाँ, रूट्स भी बढ़ जाएंगे और फसल हरी कच्चे दिखती जबरदस्त। अभी लोग इसको बढ़ाने के लिए डीएपी वगैरह डालते हैं, यूरिया वगैरह डालते हैं, उनसे जस्ट 1.25 गुना ज़्यादा ग्रोथ होता है। ठीक है, सूरपाल लेकिन जरूरी है, सूरपाल और मही राजा। ठीक, तो ये हो गया। किसी भी बीज को ऐसे ही बीजोपचार भी हो गया। अब बीजोपचार के बाद अब क्या करना है कि हमको बीज की करनी बुआई। तो बीज की बुआई नक्षत्र पे करना। किस पे करना?
अपने घर में कैलेंडर रखना, हर महीने का उसमें नक्षत्र तय है, हर महीने का देखो तय है। जैसे अभी चैत्र के बाद आ जाएगा, इसमें तो प्रिंट गलत हुआ है, इसमें फिर से लिखना है, चैत्र में उसने हिंदी में कर दिया तो प्रिंट ठीक से नहीं आया है, इसमें करना। जैसे इसमें लिखा है वैशाख में, कि वैशाख में अनाज वाली फसलें कृष्ण पक्ष में चौथी और पांचवी, मतलब वैशाख कृष्ण चतुर्थी और पंचमी में। शुक्ल पक्ष है तो 1, 9, 10, 11, तो शुक्ल पक्ष में क्या है, इधर शुक्ल पक्ष चल रहा है, ठीक है, पूर्णिमा का। तो एकम जो है नवमी, एकादशी और त्रयोदशी में आपको अनाज वाली फसलों को बोना है। ये तिथि मैंने इस पे दिया है। तो नक्षत्र पे बोना, मेरे गुरुजी कहते थे अगर फसल नक्षत्र पर बो रहे हो तो बीमारी नहीं होगी, और बारिश भी अपने आप प्रकृति करेगी उसके लिए। क्या करेगी? बारिश भी अपने आप प्रकृति करेगी, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। नक्षत्र पर बोने का प्रयास करना है, बहुत बड़ी बात है। नक्षत्र पर बोनी कीजिए, अपने आप फसलें अच्छी होगी और वर्षा भी अपने आप होगी। ये नक्षत्र का अपन कैलेंडर बना सकते हैं, तो वो जो अपना ऐप है उसमें अपन वो नक्षत्र डिजिटली कौन से सीड के लिए कब बोने का है वो अपन डाल सकते बिल्कुल, इसमें लिखा ही है वो, तो तिथि हमने डालने का रखा ही दिया है। अच्छा। तो जिसमें अनाज में हमने ये क्या, अनाज में क्या क्या है, तो अनाज की सारी फसलों का चित्र डाल सकते हो, और फलदार, और कौन सी तिथि में, और तिथि तो उसमें लिखा ही है, उसको कर सकते हो, डिजिटली करवा दो। हाँ ठीक। तो नक्षत्र पर बोनी क्लियर हुई। हाँ, अब अगला चरण आता है निश्चित दूरी पर बोना। दूरी किसान को तय करना, अगर कंसे अच्छे आते हैं तो दूरी दूर करो, कंसे समझ रहे हो ना, टिलर्स, कंसे नहीं आते तो पास पास बो। जड़ अच्छी पड़ती है तो दूर दूर बो, जड़ अच्छी नहीं पड़ती तो पास पास बो। तीसरा काम क्या है? निश्चित दूरी। फिर निश्चित गहराई, सबकी गहराई तय है। गेहूं को अगर 3 इंच में लगाओगे तो उसकी जर्मिनेशन में 50% का डिफेक्ट हो जाएगा। तिल को अगर आधा इंच गहरा डालोगे, आधा इंच के बाद, तो उसमें 50% जर्मिनेशन डिफेक्ट उगेगा ही नहीं। इसलिए अलग मिट्टी की हर लेयर में अलग अलग बीज उगते हैं। तो ध्यान रखना, अड़ोस जो पुश्तैनी किसान है जो तिल बोते हैं उनसे पूछ लेना कि तिल जुताई के पहले बोते हैं कि आखिरी जो है फेंक करके और पहटा लगा देते हैं। तो तिल में फेंक के केवल पहटा लगाते, जुताई नहीं करते। गेहूं में केवल हल्की जुताई करते हैं, करना भी पड़ा था। गेहूं ऊपर रहेगा तो नहीं उगेगा, तो उसको मिट्टी चाहिए 1.25 इंच की, आधा इंच से कम की। तो निश्चित गहराई, निश्चित दूरी, ठीक है, नक्षत्र, निश्चित नक्षत्र। फिर निश्चित विधि, विधि भी तय है अलग अलग, कि सरसों को कैसे बोना है, ठीक है। सबकी बुआई की तरीका भी अलग अलग है। धान को कैसे बोना है, सबके तरीके अलग हैं। फिर धान की क्या होता है, उधर जून में बोते हैं, जून में नहीं, मई में, अप्रैल मई में, हरियाणा पंजाब, तो वहाँ थाला बना के बोते हैं। नीचे चारों तरफ छोटी मेड़ रहेगी, नीचे बोएंगे, रोज पानी भरेंगे। यहाँ पर हम जुलाई में बोते हैं, जून में लास्ट में पानी गिरने के बाद, तो हम मेड़ बना के बोते हैं, ठीक है। ऐसे मेड़ बनाएंगे, चारों तरफ पानी निकलने की जगह छोड़ेंगे। हम अगर थाला बना दिए उनका देखी तो हमारा सड़ जाएगा, और उनने थाला बना दिया हमारा देखी तो बीज ही उनका ठीक से नहीं उगेगा। तो विधि भी होती है, ठीक है। ऐसे करके बोनी करना, ठीक। तो मैंने बीज का भी आपको बता दिया, बीज की तैयारी भी हो गई। अभी मैं कॉमन बता दे रहा हूं सब फसलों का, फिर स्पेसिफिक अलग अलग फसलों का बता देंगे, ठीक। बीज। अब हो गया तीसरा काम है क्या, सिंचाई, निदाई गुड़ाई। सिंचाई तीसरा काम है। तो आपको क्या करना है, हर जो है सिंचाई ऐसे करना है कि जमीन तिड़कने ना पाए। तिड़क रही है और सिंचाई करना चाहिए। तिड़कना समझते हो? फटना, दरार आना। दरार आने की छोटी सी प्रक्रिया शुरू हुई और आप सिंचाई आपको करनी चाहिए।
ठीक। जैसे चने के खेत में जब भिंडी लग गई है तो क्या और तड़क रही है? नहीं, अब वो तड़क रही है तो चने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, चना तो अब आ जाएगा, चने में सिंचाई की जरूरत नहीं है। ये भी समझना है किस में जरूरत है किस में नहीं है, ये सामान्य सिद्धांत बता रहा हूँ मैं, ठीक। फिर जब भी सिंचाई करते हैं जीवाणु घोल, फफूंद भक्षक घोल और कीट भक्षक घोल ये मिला के सिंचाई करनी चाहिए। और इतना ही नहीं, और उसके साथ सडरस और जैव रसायन भी देना है। मिट्टी मक्खन कर रहे हैं ना, हाँ। इसलिए जो खेती बता रहा हूँ ये भूमि उपचार की प्रक्रिया सहित की गई खेती बता रहा हूँ मैं। दो खेती अपनी, एक भूमि उपचार के साथ और एक भूमि उपचार के बाद। ये भूमि उपचार के साथ की खेती है, भूमि उपचार के बाद में बहुत से प्रैक्टिस बदल जाएंगे। भूमि उपचार के साथ तो जब भी सिंचाई करते हो 200 लीटर जीवाणु घोल प्रति एकड़, 100 लीटर फफूंद भक्षक घोल, 100 लीटर कीट भक्षक घोल, ठीक, 10 लीटर कम से कम 10 लीटर जैव रसायन, 10 लीटर सडरस। 5 चीजें आपको देना ही है, कोई भी सिंचाई करो। ऐसा करेंगे तो प्लांट में ग्रोथ भी आएगा और मिट्टी भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। हर सिंचाई के पूर्व, या अभी लिखो सिंचाई हो गया, अभी लिखो फर्टिलाइजर मतलब उर्वरक प्रबंधन लिखो। बुआई के पूर्व 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद खेत में समान मात्रा में भुरकाव करना है। अगर ये लाल मिट्टी पीली मिट्टी डाले उसके बाद भी क्या डालना है, 50 किलो गोवर्धन खनिज खाद यानी 2 कट्टी गोवर्धन खनिज खाद बुआई के पूर्व जमीन में फेंकना है। फिर हर 15 दिन में 25 किलो गोवर्धन खनिज खाद खेत में फेंकना है। हर 15 दिन में, सिंचाई हो चाहे ना हो, गोवर्धन खनिज खाद कितना फेंकना है, 25 किलो प्रति एकड़ हर 15 दिन में, यानी हर अमावस्या पूर्णिमा आपको ये खाद फेंकना है। उसका स्प्रे भी लगाना। स्प्रे बताता हूँ अभी मैं, जमीन में तो डालो। एक या 2 बार माइकोराइजा ऐड करके फेंकना है, एक आध बार 2 बार क्या माइकोराइजा, क्योंकि अभी बीज उपचार के साथ एक ही बार डाले हो। वो महिराजा, हाँ महिराजा यानी, ठीक, आप महिराजा बाजार से लेते तो माइकोराइजा कोई भी, ठीक। आगे बढ़े, अब आपको स्प्रे करके हर पूर्णिमा में, कम से कम हर पूर्णिमा यानी फूल आते समय छोड़ के, फ्लावरिंग का स्टेज रहा तो छोड़ के हर पूर्णिमा में, और फसल में गेहूं में 3 पूर्णिमा तो पड़ी जाती है, 4 पूर्णिमा, ठीक है। तो फ्लावरिंग स्टेज की पूर्णिमा को छोड़ के बाकी हर पूर्णिमा में 200 लीटर पानी में, लिखो 200 लीटर पानी में 2 किलो गोवर्धन खनिज खाद, ठीक है। अब मान लो खनिज खाद नहीं है तो आधा लीटर नैनो खनिज, नैनो खनिज भी कहाँ मिलेगा, सोल में। मान लो आपके पास खत्म हो गया, नहीं है, या 25 किलो बोरी नहीं बुला पाए हो, तो आधा लीटर का लिक्विड तो बुला सकते हैं ना, तो आधा लीटर नैनो खनिज खाद। क्योंकि अभी क्या होता है ना, मिट्टी में बैक्टीरिया भी नहीं है, उतने संख्या नहीं है, आप कोई बना बुना फर्टिलाइजर डाले नहीं है, तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, खनिज खाद डालना है, ठीक। आधा लीटर नैनो खनिज खाद कितना है? हाँ, 200 लीटर पानी में डालना है, फर्टिलाइजर के लिए स्प्रे करवा रहे हैं। प्लस इसमें लिखो 3 लीटर छाछ, 3 लीटर गौमूत्र,
है ना, आधा लीटर नैनो नत्रजन और अगर ग्रोथ की कुछ का समस्या दिख रही है तो आधा लीटर ओकेपी। ओकेपी कहाँ से मिलेगा? सोल से मिलेगा ओकेपी। और आपको लगता है चाहिए तो पहले से ही बुला के रखना। ये सबको मिला करके और 1 एकड़ में क्या करना है? स्प्रे करना है। इसमें सजल भी मिला सकते हैं चिपको के रूप में, सजल मिला देना। इसमें लगभग 50 ml सजल 84 50 ml मिला देना। ये सिर्फ पूर्णिमा में है? हाँ, ये सिर्फ पूर्णिमा में। तो सिर्फ पूर्णिमा के दिन? हाँ, दिन नहीं, पूर्णिमा के 5 दिन पहले 5 दिन बाद का ये छाछ गोमूत्र नैनो छाछ, हाँ ये सब चीज़ ओकेपी और नैनो खनिज वगैरह ये सब 200 लीटर पानी में मिला के कम से कम 2-3 स्प्रे शुरुआत के 1 साल में तो 1-2 फसलों में देना ही चाहिए। ठीक, आगे बढ़ें। वो नैनो खनिज खाद जो थी आधा लीटर, उसको 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना है। इसमें एक और चीज़ लिख लो, 200 ml मीठा जैव रसायन भी लिख लो या जैव रसायन लिख लो। आपको पता होगा क्या डालना है, कड़वा डालना, मीठा डालना, खट्टा डालना, वो आप तय करेंगे। ठीक है, ये भी उसमें लिख लें। तो ये फर्टिलाइजर के स्प्रे कितने स्प्रे करना? 1 या 2 या 3। जैसे मूंग की फसल है तो उसमें तो 1 आधे या 2 स्प्रे हो गए तो मूंग जबरदस्त हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गेहूं है उसमें 3, गन्ना है तो उसमें भी 2, 3, 4 स्प्रे करना है। कपास है तो 3-4 स्प्रे कर दीजिए। अभी देखो, पौधे को रसायन चाहिए, उसको इससे मतलब नहीं कि आपने केमिकल से दिया कि जैविक से दिया कि बैक्टीरिया ने दिया। अभी बैक्टीरिया दे नहीं रहे हैं, केमिकल आप डाल नहीं रहे हो, तो आपको ये ऑर्गेनिक डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? पहले साल तो डालना ही पड़ेगा, डाउट में नहीं रहना कि बेलजी भाई ने बोला गो और घर जाके सो। पहले साल इसकी अनुमति नहीं है, आपको रसायन देना ही पड़ेगा। नहीं दोगे तो उपज घट रही है तो शिकायत आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी मैं ट्रेनिंग में बोल दिया हूँ। 1 साल बाद जिस दिन आपकी मिट्टी आ गई, केचुए आ गए, फिर जरूरत नहीं है। ठीक, ऐसी हर अमावस्या में आपको फसल रक्षक योग का स्प्रे भी करना है। और ये कैलेंडर में भी लिखा है ये योग तो, पर आप और लिख लो फसल रक्षक। इसका स्प्रे कब करोगे? अमावस्या के 1-2 दिन आगे पीछे। वैसे अमावस्या के 1 दिन पहले करो, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट हैं। ठीक, हाँ, किसका स्प्रे? फसल रक्षक योग, इसका स्प्रे कब करना है? हर अमावस्या में। तो गेहूं में कितनी अमावस्या पड़ जाएगी? 3। 2-3 पड़ जाएगी, तो 2 में कर दो, वर्धक 2 कर दो, रक्षक 2 कर दो। या गेहूं में बहुत बीमारी नहीं आती पर चने में आती है, तो चने में वर्धक मत करो, रक्षक दोनों तीनों कर दो। चने में वर्धक योग, जो फसल वर्धक योग है उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि चना अपने आप ग्रोथ लेता है। रक्षक योग जरूर कर दो 2 बार। इल्ली बहुत आती है, और भी जो फंगस आता है जड़ों में बहुत ज़्यादा पत्तियां पीली पड़ती हैं। तो क्या क्या करोगे उसमें लिखो। इसमें भी क्या करना कि 200 लीटर पानी में 2 किलो आपका गोवर्धन खनिज खाद का घोल, देखो पूरा मत डालना, इसको पहले पानी में घोल लेना 10-20 लीटर में, और जब अच्छे से घुल जाए तो उसका लिक्विड डालना है। किसमें? 200 लीटर पानी में। मतलब 20 लीटर पानी में 2 किलो पहले मिला देना। हाँ, मिला के और उसको पहले छान के और डाल देना। ठीक, इसमें भी जो है 3 लीटर छाछ, हाँ,
3 लीटर छाछ हो गया। हाँ, 250 ml रामबाण या बजरंग बाण या त्रिशूल। जैसे आपके फसल में अगर दिख रहा है रस चूसा कीट आ रहे हैं तो रामबाण डालना, इल्ली आती दिख रही है तो बजरंग बाण डालना, और फंगस आते दिख रहा है, फंगस यानी डाट डाट बने होंगे पत्ती में, या ब्लास्ट आ रहा होगा, ब्लाइट आ रहा होगा, रस्ट आ रहा होगा, पत्ती कोने से सूख रही है, बीच में धब्बे बन रहे हैं, काला धब्बा बन रहा है, लाल धब्बा बन रहा है, ये किसकी निशानी है? किसकी निशानी है? फंगस की। तो अब अगर फंगस आते दिख रहा है तो क्या मिलाओगे इसमें? त्रिशूल। और इल्ली आते दिख रही तो बजरंग बाण, और रस्सू से कीट आते दिख रहे हैं तो रामबाण, और सब कुछ आते दिख रहा है तो तीनों मिला दो फिर। ठीक। हाँ। एक और इसमें है कीट भक्षक भी। अगर आपको लगता है टेम्परेचर बड़ा अच्छा है और माहौल अच्छा है वायरस के ग्रो के लिए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये तीनों मत मिलाना, कीट भक्षक V या भक्षक M+ या V+, दो में से कोई एक। M+ को मैंने कल बताया किस में डालोगे? जहाँ फल छेदक आ रहे हैं, मोटी इल्ली आ रही है हेलिकोवर्पा, तो M+ का इसमें स्प्रे करना, रामबाण बजरंग बाण ये सब हटा देना, फर्मेंट करके। ठीक है, फर्मेंट करके सीधे स्प्रे कर देना। ठीक। तो ये आप थोड़ा सावधानी रखना, किसका स्प्रे करना आपको तय करना है। ठीक। M+ V+ का करना है कि बजरंग बाण रामबाण त्रिशूल का, कि तीनों मिला के करना है। ये बायोलॉजिकल सीरीज है, ये बायोकेमिकल सीरीज है। ठीक। अब अगला हो गया, ये हो गया इसमें गोवर्धन खनिज हो गया, छाछ हो गया, और ये आपका आगे बढ़े। एक सेकंड गुरु जी, चेंज करने मोबाइल भर गया? नहीं, भर नहीं गया, अब उसका मैं कॉपी कर लूँगा। तो बस तो 2 मिनट रुक जाओ। ठीक। अब आगे बढ़े, ये हो गया आपका अमावस्या का स्प्रे। ये हर अमावस्या करना है? ये हर अमावस्या करना है। इसमें गौमूत्र नहीं मिला। गौमूत्र नहीं मिलाना इसमें, ठीक है। ये रक्षक योग है। तो ये आपका हो गया किसका तैयारी? पेस्टिसाइड, इस तरह के काम की भी तैयारी, मतलब उर्वरक प्रबंधन हो गया, कीट प्रबंधन। कीट प्रबंधन में और एक चीज है, अगर सब्जी लगाए हो तो 3-4 तरह के ट्रैप लगाना, एक सोलर ट्रैप लगाना, तो सोल में है वो बुला लेना सोलर ट्रैप, और रात के समय में मक्खी पकड़ पकड़ के उनको डुबा के मार देगी। ये किसमें काम करते हैं? सोलर ट्रैप किसमें? किस चीज में सोलर ट्रैप? सब्जी में सोलर ट्रैप सब्जियों में, मतलब सब्जी में सभी तरह के कीटों के लिए। हाँ। फिर और स्टिकी ट्रैप इस्तेमाल करना, किसमें होगा? स्टिकी ट्रैप, व्हाइट फ्लाई वगैरह होते हैं ना, छोटी मक्खी, तो 40-50 स्टिकी ट्रैप, पीले कलर के जो है, पतला जो है वो लेना, पतली सीट लेना प्लास्टिक की, और उसमें चिपका देना तेल, काय का तेल, जला हुआ ऑयल। ये गुड़ भी दूध पर ला के डालो। तो ठीक है। ये जो सोलर ट्रैप है, हाँ। ये सोलर ट्रैप में तो सभी तरह के कीट घुस जाएंगे। नहीं, मांसाहारी कीट नहीं घुसते, वो है उस पे R&D, क्योंकि शाकाहारी कीट सुबह या शाम को ये बढ़ते हैं, मांसाहारी कीट रात में चलते हैं। ये रात चार को बंद रखना। नहीं, ये अपने नहीं। आप सोलर ट्रैप 4 घंटे चालू होता है, 6 से 10 बजे तक। केवल उसी समय मांसाहारी कीट जो होते हैं, शाकाहारी जो कीट होते हैं वो एक्टिव होते हैं, हाँ। तो उस समय ही बस ये चालू रहता है, बाकी टाइम अपने ऑटोमेटिक ऑफ हो जाता है। मतलब उसका टाइमिंग सेट रहता है क्या? हाँ, हाँ, टाइम उसकी से। बैटरी 4 घंटे की है, 6 से 10? 6 से 10 शाम को। फिर स्टिकी ट्रैप लगाना 40-50। फिर और क्या है? फेरोमेन ट्रैप लगाना, नर मक्खी पकड़ने के लिए। और अगर बाग बगीचा है तो फ्रूट फ्लाई ट्रैप आता है, सोल में है, वो ट्रैप लगाना, 1 एकड़ में 7-8। तो उससे फल छेदक कीट, बहुत बड़ी समस्या आज पूरे देश भर में हो गई। ठीक।
फ्रूट फ्लाई ट्रैप। फ्रूट यानी फल, फ्लाई यानी मक्खी, फल भेदक मक्खी पकड़ने वाला ट्रैप। तो ये जो ट्रैप लगाते हैं स्टिकी ट्रैप, इसमें तो जो मुकुलन करने वाले हैं कीट वो नहीं फंसेंगे? नहीं, इसमें भी रस्सियों से कीट फंसते हैं, हंसते हैं लेकिन जिसके पत्ते होते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ वगैरह? नहीं, मधुमक्खी नहीं फंसेगी। छोटे कीड़े फंसते हैं, बड़े कीड़े नहीं फंसते। ठीक। अब हो गया पेस्ट मैनेजमेंट। अब क्या चाहिए खेत में? सिंचाई प्रबंधन हो गया, उर्वरक प्रबंधन हो गया, कीट प्रबंधन हो गया, बुआई हो गया। अब क्या है? कटाई है। तोड़ना खाना। हाँ, वो भी अभी उसकी ट्रेनिंग अलग से होगी, तोड़ाई और खाना बनाने का। ठीक है। अब इसके बाद है आपका ये कंप्लीट क्या हो रहा है कि आपका योग बन रहा है। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक। ये सब के लिए हो गया, मोटा मोटी सभी फसलों के लिए यही योग रहेगा। चाहे गेहूं लगाओ, धान लगाओ, चना लगाओ, कुछ भी लगा रहे हो, ये योग हो गया। अब मैं फसल के हिसाब से लिखा देता हूँ, तो वो इसमें ऐड होते जाएंगे। ठीक है, चलिए आप ये बदल दीजिए। मुझे पानी